तो शायद मंडे से क्लास लेंगे, है ना। चल ओके, ऋतिक कुमार आ गए हैं, सुषमा कुमारी भी आ चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास हम क्या पढ़ रहे थे? हम एसिड बेस सॉल्ट पढ़ रहे थे। अम्ल क्षार एवं लवणों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अम्ल क्षार एवं लवणों में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था हमें एसिड बेस सॉल्ट के बारे में 4 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। एक ओल्डेस्ट मेथड, सबसे पुराना मेथड क्या कहता है? एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पर पढ़ा था कि आरएनएस कॉन्सेप्ट क्या कहता है। आपको याद होगा कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था आरएनएस जी ने क्या कहा था कि एसिड वो है जब हम किसी भी एसिड को, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको हम पानी में डालते हैं, पानी को आप आगे लिखते हो AQ, एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो, तो इसमें से, इस सॉल्यूशन में से H+ आयंस जब रिलीज हो जाते हैं तो ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा बेरियल एसिड कहलाता है, अम्ल कहलाता है। एसिड्स वो होते हैं बेटा, ठीक है, एसिड्स वो होते हैं जिसको हम पानी में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो जिससे H+ आयन रिलीज होना शुरू हो जाए, हाइड्रोजन आयन जो त्यागना शुरू कर देते हैं, पानी में डालते हैं, उसको आप एसिड कहते हैं, उसको आप अम्ल कहते हो। ये बात हमने कल पढ़ी थी। उसके बाद मैंने कहा था जितना H+ आयन रिलीज होता है वो उस एसिड की उतनी ही ज्यादा बेसिसिटी कहलाता है। आपको मैंने बेसिसिटी की परिभाषा नहीं लिखवाई थी, आप लिख लीजिए बेसिसिटी होता क्या है, क्षारीयता क्या होता है। कल की क्लास में मैंने समझा दिया था कि क्षारीयता होता क्या है। जब भी आप किसी एसिड को पानी में डालते हो, एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो, जितना हाइड्रोजन आयन देता है, उस हाइड्रोजन आयन को, जितने भी हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, उस हाइड्रोजन आयन को उस एसिड की बेसिसिटी कहा जाता है, क्षारीयता कहा जाता है ना। तो ये मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। तो बेसिसिटी होता क्या है, क्षारीयता क्या होता है, तो लिखिए बेटा नंबर ऑफ H+ आयंस, लिखिए नंबर ऑफ H+ आयंस गिवन बाय एसिड, गिवन बाय एसिड इज नोन एज बेसिसिटी, इज नोन एज बेसिसिटी। क्षारीयता क्या हो जाता है, क्षारीयता किसको कहते हैं बेटा, किसी भी एसिड के द्वारा जो H+ आयन त्यागे जाते हैं उसे उसकी क्षारीयता कहा जाता है। तो लिखिए किसी अम्ल के द्वारा त्यागे गए हाइड्रोजन की मात्रा को या हाइड्रोजन आयन की मात्रा को किसी अम्ल के द्वारा त्यागे गए या दिए गए, ठीक है, त्यागे गए या दिए गए H+ आयंस की मात्रा को या हाइड्रोजन आयन की मात्रा को उस अम्ल की क्षारीयता कहा जाता है, अम्ल की क्षारीयता कहा जाता है। तो कभी भी एग्जाम में आपसे कोई एग्जांपल दे दे और पूछे कि इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है, तो बेटा जितने हाइड्रोजन आयन आएंगे, अगर एक हाइड्रोजन आएगा तो बेटा उसकी एक बेसिसिटी है, अगर 2 आएगा तो 2 बेसिसिटी है, 3 आएगा तो 3 बेसिसिटी है। ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। ये बात किसने कही थी, ये बात आरएनएस कॉन्सेप्ट ने कही थी। अब बच्चों आपको याद रखना है, कल की क्लास में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि केमिस्ट्री में हमें बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलते हैं, देखने को अपवाद देखने को मिलते हैं, और इन्हीं एक्सेप्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। एक्सेप्शंस पढ़ने से पहले एक बात ध्यान से सुनना, जब आप किसी एसिड को पानी में डालते हो, जिस एसिड से जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन निकलेंगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जिस एसिड से जितने कम हाइड्रोजन आयन निकलेंगे वो उतना ही ज्यादा वीक एसिड होता है। तो आरएनएस के कांसेप्ट के आधार पर हमने एसिड्स को 2 भागों में बांट लिया। हमने अम्ल 2 प्रकार के बना लिए। कौन कौन से? नंबर 1 पे आते हैं, उनको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हिंदी में बोलते हैं प्रबल अम्ल। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, जब किसी अम्ल को आप पानी के अंदर डालते हो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, वो पूरे तरीके से पानी में घुल जाए। जितना ज्यादा एसिड घुलेगा उतने ही ज्यादा क्या आएंगे बच्चा, H+ आयंस आएंगे, और जितने ज्यादा H+ आयंस वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा। तो ऐसा अम्ल जो पानी के अंदर H+ आयंस क्या दे, ज्यादा दे, हाइड्रोजन आयन ज्यादा दे, क्यों? क्योंकि वो पूरे तरीके से पानी के अंदर घुल गया है। जितने अच्छे तरीके से कोई एसिड पानी के अंदर घुलेगा उतने ही ज्यादा H+ आयंस देगा, और जितने हाइड्रोजन आयन ज्यादा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। और कल की क्लास में एक चीज और पढ़ाई थी, जिस एसिड की पीएच का मान जितना कम होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अब कोई आपसे पूछ ले स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं, हम प्रबल अम्ल किसको कहते हैं? कोई ऐसा एसिड जिसको पानी में डालने पर पूरे तरीके से टूट जाए, ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन दे दे, H+ आयन दे दे, और उसकी पीएच का मान कम हो तो उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये सब पढ़ने हैं हमें, जैसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बेटा, है ना। और मैंने आपको कल की क्लास में एक चीज और पढ़ाई थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम अर्थ क्रस्ट भू प्रॉपर्टी से ऑब्टेन करते हैं, या हम इनको लैब में सिंथेसिस करते हैं, लैब में बनाते हैं हम। दूसरी तरफ आते हैं बेटा वीक एसिड्स क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स जिनको आपने पानी में डाला तो वो कंप्लीट तरीके से डिसएसोसिएट नहीं हुए, पूरे तरीके से नहीं घुले, अब वो आधे अधूरे घुलेंगे तो वो H+ आयंस क्या देंगे मैम, ये H+ आयंस कम मात्रा में देंगे, और जितने कम H+ आयन उतना ही वो वीक एसिड होगा बेटा, वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। और वीक एसिड जो होते हैं उनकी पीएच का मान कितना होता है, उनकी पीएच का मान ज्यादा होता है बेटा। कितना ज्यादा? ये याद रखना 7 से कम होगा बेटा, क्योंकि 7 पे तो कोई भी चीज उदासीन हो जाती है बेटा, न्यूट्रल हो जाती है। तो वीक एसिड्स वो हैं जो कम मात्रा में H+ आयंस दे, जिनकी पीएच का मान 7 से कम है, 7 से कम है। अब कितने आप लिख सकते हो, अगर आपको रेंज में लिखना है तो बेटा जो वीक एसिड्स होते हैं उनकी पीएच का मान 3.5 से लेकर 7 से कम, 7 से नीचे रहेगा बेटा। अब वो 7 से नीचे कितना हो सकता है, 6.5 हो सकता है, 6.7 हो सकता है, 6.8 हो सकता है, 6.9 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। जैसे वीक एसिड्स के एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3 को कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं वीक एसिड का, तो आप बताओगे बेटा ऑक्सैलिक एसिड, चलो फॉर्मूला मत लिखो, आप सिर्फ ये लिख लो, नाम लिख लो, फॉर्मूला आगे पढ़ाएंगे आपको। जैसे ऑक्सैलिक अम्ल, जैसे आप बताओगे बेटा अगला आप लिखो ऑक्सैलिक एसिड के बाद नेक्स्ट लिख सकते हो आप वीक एसिड के अंदर, और कौन सा आप लिख सकते हो, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। तो आरएनएस ने 2 प्रकार के एसिड्स बता दिए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में आ गई होगी। चल अब आगे चलते हैं। अब मैंने कहा कि केमिस्ट्री में हमें कुछ अपवाद याद रखने पड़ते हैं। आप सोचिए आरएनएस ने क्या कहा, आरएनएस जी ने कहा कि एसिड वो है जो H+ आयन रिलीज करे, जो H+ आयन देता है वही एसिड है। जबकि बच्चों आरएनएस के कांसेप्ट के अपवाद क्या क्या माने जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आरएनएस के सिद्धांत के अपवाद किस किस को माना गया है, इसके एक्सेप्शंस कौन है? 3 एक्सेप्शंस है बेटा। कौन कौन है? 3 गैसेस होती हैं, तीनों एक्सेप्शन की कैटेगरी में आती है। पहली गैस आती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी गैस आती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरी गैस आती है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। N2O मत कर देना, N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है, वो लाफिंग गैस होता है, जिसको सुनने पे हंसी आती है। ये तीनों नेचर से एसिडिक होती है बेटा, ये तीनों गैसेस नेचर से एसिडिक है, अम्लीय हैं। आप मुझे ये बताओ इनमें आपको कहीं पर भी हाइड्रोजन आयन दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, है ना। हाइड्रोजन आयन दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे बेटा, जबकि ये तीनों एसिडिक है नेचर से। आपसे पूछे कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या है, आपको बोला है एसिडिक। सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर क्या है? एसिडिक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नेचर क्या है, आप बोलोगे बेटा ये भी एसिडिक है। मैम हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें कि ये एसिडिक है? चलो इस बात को हम आपको बताते हैं बच्चों। मैं इन 2 गैसेस की बात करती हूं पहले। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हमारे एनवायरमेंट में होती है, हमारे वातावरण में होती है।
जब ये सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर जाती है तो इसे छोटा मोटा पानी की बूंदे मिल जाती है, इसे वाटर वेपर मिल जाता है बेटा। वाटर वेपर का मतलब होता है जलवाष्प। इसको क्या मिल जाता है? इस गैस को जलवाष्प मिल जाता है, यानी पानी की छोटी छोटी बूंदे मिल जाती है। और जैसे ही SO2 को पानी मिला, SO2 प्लस H2O पानी मिल गया, तो बेटा ये एसिड में कन्वर्ट होगी। कौन से एसिड में? H2SO4। H2SO4। इसीलिए हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर, इसकी प्रकृति एसिडिक होती है। ठीक ऐसे ही देखो बेटा, जैसे ही NO2 को क्या मिलता है? वाटर वेपर, पानी की बूंदे मिल जाती है, जलवाष्प मिल जाता है, तो ये HNO3 बना देता है, नाइट्रिक एसिड बना देता है। और यही दोनों एसिड बारिश के पानी में घुल जाते हैं, और जब बारिश का पानी धरती पे आता है तो उस पानी के अंदर एसिड मिला हुआ आता है, अम्ल मिले हुए आते हैं, इसलिए उस बारिश के पानी को हम बोलते हैं एसिड रेन है। ये तो अम्ल वर्षा है ना? तो आप याद रखिएगा बेटा कि आरएनएस कॉन्सेप्ट की 3 एक्सेप्शन होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को भी जब H2O मिलता है तो ये क्या बनाता है? देखो CO2 प्लस H2O, ये बनाता है H2CO3। H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड। मैम इनके नाम कब लिखवाओगे? एक एक डिटेल में पढ़ने हैं ये तो, ये तो एक डिटेल में पढ़ने हैं हमें, ठीक है? तो आप बताओगे ये तीनों गैसेस आरएनएस कॉन्सेप्ट की एक्सेप्शन मानी जाती हैं, अपवाद मानी जाती हैं, और ये तीनों हमेशा आप याद रखिएगा ये तीनों के तीनों नेचर से एसिडिक होती हैं। और ये जो दो गैस होती है ना, यही दोनों रिस्पांसिबल होती हैं किसके लिए? एसिड रेन करवाने के लिए, अम्ल वर्षा करवाने के लिए। मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था एसिड रेन के पीएच का मान आ जाए कि कितने पीएच के ऊपर आप एसिड रेन कहते हैं, तो आप करके आना हमेशा लेस देन 5.5। जो बारिश का पानी है अगर उसका पीएच मेंटेन, उसका पीएच को मेजर किया जाए तो 5.5 या इससे कम आता है तो उसको हम घोषित कर देते हैं क्या? ये तो एसिड रेन है बेटा, ये तो एसिड रेन है बेटा, राइट? चलिए फिर, तो आरएनएस ने कहा एसिड्स क्या होते हैं? जो पानी के अंदर डिसएसोसिएट होकर, यानी कि पानी के अंदर डिसॉल्व होकर घुल के H+ आयंस दे, उसको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अब आरएनएस ने क्या कहा? बेस क्या होते हैं? आरएनएस ने बेस के बारे में क्या बताया? क्षार क्या है? इन्होंने कहा कि क्षार वो है जो पानी में OH नेगेटिव आयंस दे दें। OH नेगेटिव आयंस को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड आयंस। तो बेस किसे कहा जाता है? इन्होंने कहा कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन को, ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम किसी सॉल्यूशन को, किसी भी विलयन को हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, यानी कि पानी के साथ डाल देते हैं, जलीय विलयन में डालते हैं, तो उससे क्या निकलने लग जाए? OH नेगेटिव आयंस निकलने लग जाए। उस सॉल्यूशन को आप बेसिक नेचर वाला बोलोगे, उसे हम क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे, बेसिक नेचर वाला सॉल्यूशन कहेंगे। और OH नेगेटिव को कहा जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन, तो किसी भी सॉल्यूशन को पानी में डालने पर जिससे हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होना शुरू हो जाए, उसे ही आप बेस कहते हो, उसे ही आप क्षार कहते हो। फॉर एग्जांपल जैसे देखो NaOH, इसे कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जैसे ही आप एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो, AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, पानी, जलीय विलयन, जल का विलयन, तो बेटा ये टूट जाता है और क्या देता है? Na+ और OH नेगेटिव आयंस दे देता है। अब OH नेगेटिव आयंस आए हैं तो इसको क्या कहोगे? इसे बेस कहोगे। जैसे एक और होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको पानी में डालोगे आप, तो पानी में डालते ही ये टूट जाता है K+ और OH नेगेटिव आयंस में। किसमें टूट जाता है? K+, पोटेशियम प्लस और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस में। तो इसने भी OH दिया है, तो ये भी क्या होगा बेटा? ये भी एक बेस होगा, ये भी एक क्षार होगा। और आरएनएस जी ने कहा, क्या कहा बेटा? इन्होंने कहा कि बेस दो प्रकार के होते हैं, क्षार दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और हिंदी में लिखेंगे हम प्रबल क्षार। स्ट्रॉन्ग बेस को हिंदी में लिखेंगे हम प्रबल क्षार। और दूसरी तरफ लिखोगे आप वीक बेसिस। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, 4 एग्जांपल देता है, पूछता है इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है, सबसे वीकेस्ट बेस कौन सा है? तो प्रबल अम्ल और दुर्बल, सॉरी, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा। ऐसा कोई भी बेस जो पानी के अंदर कंप्लीटली घुल जाए और घुल के ज्यादा मात्रा में OH नेगेटिव आयंस क्या दे? मैक्सिमम अमाउंट में दे, ज्यादा दे, और ज्यादा देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे बेटा। और स्ट्रॉन्ग बेसिस की पीएच का मान ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जिनकी पीएच का मान क्या हो? ज्यादा। अब ज्यादा कितना ज्यादा? तो आप लिख सकते हो जिनकी पीएच का मान 12 हो, 12.5 हो, 13 हो, और नियर बाय 14 या 14 हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, उसको हम प्रबल क्षार कहते हैं। और ऐसे बेस जिनको पानी में डालते हैं तो वो पूरे तरीके से नहीं टूटते हैं और कम मात्रा में OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं, तो उनको हम वीक बेस कहते हैं बेटा। वीक बेस कहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी बताती हूं। और वीक बेस की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से ज्यादा होती है बेटा, 7 से ज्यादा। ठीक है, कितनी ज्यादा? 7, 7, 7.5, 7.4, 8, 8.5। ठीक है, ये पीएच वाले जो होते हैं ना, 9, 9.5, ये पीएच वाले जो होते हैं, इनको हम वीक बेसिस कहते हैं, इनको हम दुर्बल क्षार कहते हैं बेटा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? मैं स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल दो। चलो मैं आपको स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल देती हूं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, इसे कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये केमिस्ट्री के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है बेटा। ऐसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका पीएच का मान 14, लगभग 14 होता है बेटा। जैसे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। मैम वीक बेस के एग्जांपल दो। वीक बेस के एग्जांपल जैसे हमारा खून, ह्यूमन ब्लड। बच्चों कमेंट सेक्शन में बताओ ह्यूमन ब्लड का पीएच का मान कितना होता है? मैम हमारे खून के पीएच का मान 7.45 होता है, 7.4। 7 से ऊपर ही है ना 7.4, तो ये क्या होगा? हल्का सा क्षारीय, हल्का सा क्षारीय। बच्चों एक शब्द होता है एल्कलाइन। आप समझते हो एल्कलाइन शब्द का मतलब क्या होता है? एल्कलाइन को हिंदी में बोलते हैं भस्मीय प्रकृति। आपने सुना होगा हमारे खून के पीएच, हमारे खून का जो नेचर होता है वो एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं, उस नेचर को हम एल्कलाइन नेचर कहते हैं। हमारा खून, एक बूंद खून एक कटोरी पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं लगता है। तो ऐसे बेस जो पानी के अंदर घुल जाते हैं उन्हें हम एल्कलाइन कहते हैं। एल्कलाइन भस्मीय प्रकृति कहते हैं बेटा। सोनू पाल कैसे रिकॉर्ड क्लास हो सकती है बेटा? ठीक है, जैसे हमारा ब्लड बेसिक नेचर का होता है या अल्कलाइन नेचर का होता है, आप कुछ भी कह सकते हो इसमें से। जैसे मैंने कल बताया था समुद्र का पानी, सी वाटर, समुद्री पानी के पीएच का मान लगभग 8 होता है। जैसे आप जो कॉफी पीते हो वो कॉफी भी बेसिक नेचर की होती है। आप जो टूथपेस्ट घर में यूज करते हो, जो टूथपेस्ट ब्रश करने में यूज करते हो, वो भी बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये सारे, अब मुझे ये बताओ हम
खाने में कौन से एसिड काम लेते हैं? वीक एसिड। खाने में कौन से बेस काम में ले सकते हैं? वीक बेस। वीक बेस ना स्ट्रॉन्ग एसिड खा सकते हो ना स्ट्रॉन्ग बेस खा सकते हो बेटा। ओके, समझ में आ गई मेरी बात? तो आरएनएस जी ने एसिड और बेस के बारे में क्या बताया? एसिड्स क्या है, बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वीक एसिड क्या है, वीक बेस क्या है। ठीक है बच्चों, इतनी बात याद कर लोगे। चलिए, तो अब आरएनएस कॉन्सेप्ट का एक एक्सेप्शन लिख लो बेस के बारे में, वो एसिड का एक्सेप्शन था। अब आपसे पूछे आरएनएस कॉन्सेप्ट का जो बेस वाला कॉन्सेप्ट है वो किस पे लागू नहीं होता? एक्सेप्शन, इसका अपवाद, अपवाद लिख लो बेटा अमोनिया। इसका अपवाद होता है NH3। NH3 को कहा जाता है अमोनिया। मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आरएनएस कॉन्सेप्ट का बेस का अपवाद कौन है, आपको आंसर करके आना है अमोनिया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि आरएनएस कॉन्सेप्ट के एसिड के अपवाद कौन है? CO2, SO2, NO2। ठीक है, याद रखोगे ये बात। अब ये NH3 कैसे बना मैम अपवाद? बेटा आरएनएस ने क्या कहा? आरएनएस ने कहा बेस वही है जो OH नेगेटिव आयन दे, जबकि बेटा NH3 में कोई OH नेगेटिव आयन नहीं होते, फिर भी ये बेसिक नेचर की होती है, फिर भी ये क्षारीय प्रकृति की होती है, फिर भी ये क्षारीय प्रकृति की होती है। राजू आलम, बेटा क्या कहना चाहते हो आप? इतनी शॉर्ट फॉर्म क्यों यूज कर रहे हो? ये तो गाली जैसी लग रही है मुझे। अब गाली दे रहे हो क्या? हाँ ठीक है, चलिए आगे। ओके मैम, तो ऑन कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आरएनएस कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी दो साइंटिस्ट का नाम है बेटा। इन्होंने क्या कहा था? एसिड्स क्या होते हैं एंड बेस क्या होता है। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी मेथड कर लो या कॉन्सेप्ट कर लो। मैंने कहा था ना सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हमें एसिड बेस की परिभाषा ही चल रही है एसिड बेस की। आपने शायद नहीं पढ़ा होगा एसिड्स वो होते हैं जो नीले इलेक्ट्रॉन को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिनके पीएच का मान 7 से कम होता है, लेकिन आपको डिटेल में मैं सारी बातें पढ़ा दी। ठीक है, तो लिखिए जरा क्या ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी मेथड क्या कहता है, ब्रॉन्स्टेड लोरी सिद्धांत क्या कहता है, ब्रॉन्स्टेड लोरी सिद्धांत एसिड और बेस के बारे में क्या कहता है। चलिए मैं आपको पहले लिखवाती हूं फिर समझाती हूं। ठीक है, सुनिए ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या कहा। नहीं समझ में आएगा आपको, अभी समझाएंगे। इन्होंने कहा एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं। मैम नहीं समझ आया, नहीं आएगा, अभी समझाते हैं। जो प्रोटॉन त्यागते हैं, डोनेट का मतलब होता है त्यागना, जो अपने अंदर से प्रोटॉन त्याग देते हैं, वो ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड कहलाते हैं। और बेस वो होते हैं, क्षार वो होते हैं जो बेटा एसिड के द्वारा प्रोटॉन डोनेट किया गया है उसको एक्सेप्ट कर ले, उसे अपनी तरफ खींच ले, तो उसे कहा जाता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर। मैम नहीं समझ में आया, चलो अभी आपको पढ़ाते हैं। प्रोटॉन एक्सेप्टर लिखना, प्रोटॉन ग्रहण करने वाले, प्रोटॉन ग्रहण करने वाले। बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सुनिए जरा, कि ब्रॉन्स्टेड एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। अब मैम ये प्रोटॉन, बेटा एल्केलाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? हेमंत साफ साफ लिखा है, एल्केलाइन को हिंदी में भस्मीय प्रकृति कहते हैं, भस्मीय प्रकृति कहते हैं। ठीक है बेटा, चल आ जाओ। अब मैम ये प्रोटॉन डोनर शब्द क्या होता है हमें समझाइए। चलिए आइए यहाँ पर। आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में 1 नंबर पे हाइड्रोजन आता है, आता है? हाँ जी मैम। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जानते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है? सुनिए हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, ओनली H की बात कर रही हूँ, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आप बताओगे एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन 0 होता है। ये होता है हाइड्रोजन का कॉन्फिगरेशन। ठीक है, अब बच्चों अगर हाइड्रोजन अपने इस प्रोटॉन को ध्यान से सुनना बेटा, हाइड्रोजन के एटम के अंदर, हाइड्रोजन के परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। अगर इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन था और इस इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने किसी दूसरे एलिमेंट को। ठीक है, जब त्यागते हैं तो ऊपर चार्ज आते हैं पॉजिटिव, कैटायन चार्ज कहते हैं, उसे धनायन कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के पास, एक उसने दे दिया, तो बेटा जैसे दिया तो H के ऊपर एक प्लस चार्ज लग जाता है ऐसे, और H प्लस का मतलब है इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास प्रोटॉन अभी भी एक है, न्यूट्रॉन 0 है बेटा। तो H और H प्लस में फर्क क्या होता है समझ में आया? H का मतलब है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, H प्लस का मतलब है एक प्लस चार्ज का मतलब होता है एक कैटायन, एक धनायन। और प्लस चार्ज कब आया? जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो बेटा इसको मैं क्या बोलती हूँ? H प्लस को, H प्लस को मैं प्रोटॉन बोलती हूँ। आई बात समझ में? H प्लस को प्रोटॉन कहा जाता है। मैंने क्यों कहा H प्लस को प्रोटॉन? भैया देखो ना इलेक्ट्रॉन है ना न्यूट्रॉन है, सिर्फ प्रोटॉन है, तो मैं इसको प्रोटॉन न्यूक्लियस बोल देती हूँ, प्रोटॉन नाभिक बोल देती हूँ बेटा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है H प्लस और इसी को प्रोटॉन डोनर। अब समझ में आ गया होगा क्या? ब्रॉन्स्टेड लोरी ने कहा जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, और प्रोटॉन डोनेट का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन डोनर का मतलब जो H प्लस त्यागते हैं। अरे जिस भी केमिकल से H प्लस निकला वो ब्रॉन्स्टेड एसिड है, और जिसने भी H प्लस को ले लिया, H प्लस को अपने पास ले लिया, देखो एरो इधर है, इसका मतलब है एक्सेप्ट कर लिया, वो ब्रॉन्स्टेड बेस होता है बेटा। इसमें एरो ऐसा लगाओ, ऐसे ऐसे एरो का मतलब है त्याग दिया, ऐसे एरो का मतलब है ले लिया। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, जो H प्लस को निकाल देते हैं अपने अंदर से, और ब्रॉन्स्टेड बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनर जिस भी एसिड से निकला था उसे अपने पास खींच ले, उसे अपने पास खींच ले। नहीं समझ में आया? राज जी कह रहे हैं समझ में नहीं आया। चलो एग्जांपल देते हैं राज जी, इस चीज को यहां से हटा देते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, आपको इसको नोट डाउन नहीं करना है बेटा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था प्रोटॉन का मतलब क्या होता है। ठीक है, H का मतलब और H प्लस का मतलब क्या होता है वो लिखाया था। सुनो राज जी, आपको अभी समझ में आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल देती हूं, ठीक ऐसे एग्जाम में आएगा। सुनिए बेटा, मैंने कहा Cl नेगेटिव प्लस HF को बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। आगे लिखाएंगे आपको, कांच पे लिखावट करने के लिए इस एसिड को काम में लिया जाता है। इसकी रिएक्शन करवाई, अभिक्रिया करवाई, तो बेटा यहां से बना HCl प्लस F, HCl प्लस F। आप नेगेटिव चार्ज लगा सकते हो यहां पे। ये एग्जामिनर ने पूछा, आप पता है एग्जामिनर ने ये केमिकल रिएक्शन दे दी, आपसे पूछेगा इसमें से ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन सा है और ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सा है। ठीक है बच्चों, आप समझो जरा, आप समझो जरा बेटा, साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है जिससे हाइड्रोजन H प्लस हटेगा वो ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा, जो H प्लस को लेगा अपने पास जोड़ लेगा वो ब्रॉन्स्टेड बेस होगा। बच्चों सुनो, यहां पर Cl नेगेटिव था और यहां पर Cl के साथ क्या हाइड्रोजन आ गया, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, इसने जुड़ा कब? जब इसने ले लिया, तो ये क्या हो गया? प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया, है ना? तो इसने ले लिया हाइड्रोजन को, और एक्सेप्ट करने वाला प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है? बेस। तो बेटा ये Cl क्या कहलाएगा? आप मुझे बताओ, ये ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाएगा बेटा, ये ब्रॉन्स्टेड क्षार कहलाएगा। और अब बताओ यहां पर H जुड़ा था, यहां पर H हट गया, क्यों हटा? क्योंकि इसने H प्लस त्याग दिया, और H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन डोनर कहते हैं, और वो क्या होता है? एसिड। तो ये क्या होगा? ये ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा। अकेला एसिड नहीं मैं लिख रही हूं सिर्फ, ठीक है, एसिड, लेकिन आपको समझना है ब्रॉन्स्टेड एसिड है। ये लो बेटा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन होंगे। अरे आया समझ में? अरे आया समझ में, है ना मैम? आया समझ में मैम? बट प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है, तो कैसे? अरे भाई प्रोटॉन नहीं त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अभी तो समझाया था। यहाँ पर कौन है ये बच्चा?
ठीक है, आगे समझ में? ऐसे आपसे एग्जाम में पूछेगा कौन सा ब्रॉन्स्टेड एसिड है, कौन सा ब्रॉन्स्टेड बेस है। चलो एक मैं दूसरा एग्जांपल देती हूं। मान लो एग्जामिनर ने आपसे पूछा, लेकिन मानो ऐसे एग्जाम में आते हैं। चलो अब दूसरा एग्जांपल आप बताओगे मुझे, देखती हूं आपको समझ में आया कि नहीं आया। सुनिए, जैसे H2SO4 है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई आपने HCO3 नेगेटिव से, तो आपको यहां से क्या मिलेगा? आपको यहां से मिलेगा SO4 2 नेगेटिव निकल जाएगा, प्लस यहां से H2CO3 मिलेगा। अब आप मुझे इस रिएक्शन में बताओ, इस रिएक्शन में ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन है और ब्रॉन्स्टेड बेस कौन है? बताइए। चलो बताइए, किसना कह रहे हैं? मुझे नींद आ रही है तो बता के सो जाओ ना। चलो अब बताओ, इसमें ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन हुआ, ब्रॉन्स्टेड बेस कौन हुआ? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, इसमें कौन हुआ? भाई ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, आपको देख लेना इस रिएक्शन में। ये एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में आते हैं, सीधे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं। ये रिएक्शन देने का पूछेगा, इसमें ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन है, ब्रॉन्स्टेड बेस कौन है? अब जल्दी बताओ बेटा, कौन होगा? जल्दी बताइए बेटा, मैं आंसर का वेट कर रही हूं, नहीं तो तुम कहोगे हमें समझ में नहीं आया। इसके बाद एक एग्जांपल और आपसे पूछूंगी। जल्दी बताओ बेटा, स्नेहा आर्या। हाँ जी जल्दी बताओ, मंजीत कुमार ने बता दिया है। चलिए सुनिए, H2SO4 से क्या बना? SO4 2 नेगेटिव बना। यहां हाइड्रोजन था, यहां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने हाइड्रोजन H प्लस त्याग दिया। H प्लस त्यागने वाले, डोनेट करने वाले कौन होते हैं? एसिड। तो ये क्या कहलाएगा? ये ब्रॉन्स्टेड एसिड कहलाएगा बेटा, ठीक है। और जिसके आगे H जुड़ता है, देखो यहाँ H एक था, यहाँ पे दो हो गए, H2 दो हो गए। दो कब होंगे? जब एक H ले लेगा, और एक H ले लिया मतलब प्रोटॉन ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने वाले कौन होते हैं? बेस होते हैं। तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाएगा। बस ऐसे एग्जाम में आएंगे। परिभाषा एग्जामिनर थोड़ी ना पूछता है, एग्जामिनर पूछेगा ऐसे एग्जाम्पल बेटा, ठीक है। आई बात समझ में? बिल्कुल सही बताया है, आदर्श ने सही बताया है, हेमंत ने सही बताया है, निशा ने भी सही बताया है, ठीक है। आदर्श कुमार के पीएनजी का अपलोड होगा बेटा, हो जाएगा आज की क्लास में, ठीक है। कल और आज की क्लास दोनों का पीएनजी एक साथ अपलोड हो जाएगा। चलो बताओ, आगे समझ में? अभी भी नहीं समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल देते हैं। एक बच्चा कह रहा है आपको कहीं जाना है क्या? सोनू जी कह रहे हैं इतना जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो? ये जल्दी है बेटा, लोग इसको भी 1.5 की स्पीड पे करके पढ़ते हैं, है ना। इसको भी 1.5 की स्पीड पे पढ़ते हैं बेटा। चलो तीसरा एग्जांपल देती हूं आपको। आप समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तुम्हें नहीं आएगा समझ में, इससे ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगी। बस तीसरा एग्जांपल देती हूं, आप पहचानो। HCl प्लस NH3, इन दोनों की रिएक्शन से क्या बना? Cl नेगेटिव बना, NH4 प्लस बना। अब मुझे बता दो इसमें ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन सा है, ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सा? चलो बताओ, इसका बताओ, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं, फटाक से बताओ मुझे यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन होगा, ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सा होगा? एग्जाम में ठीक ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, याद रखिएगा। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में, फटाक से बता दो, फिर आगे चले हम। चलें आगे। कैमरा हिल रहा है, कहाँ हिल रहा है कैमरा? कैमरा बहुत स्टेबल होता है, हिल नहीं सकता है। पहचाना? देखो बेटा, यहाँ पर HCl था, यहाँ HCl से Cl बना। क्यों? क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन हट गया। हटा कब? जब इसने डोनेट कर दिया। डोनेट करने वाला कौन होता है? प्रोटॉन। डोनर कौन होता है? एसिड। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे? इसे ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलेंगे। जिसके आगे H प्लस जुड़ता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ती है। यहाँ NH3 था, यहाँ NH4 हो गया। 4 कब हुआ? जब उसने एक ले लिया। 3 से 4 हाइड्रोजन कब बने? जब एक ले लिया। एक लिया मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट करा। एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है? ब्रॉन्स्टेड बेस होता है। ये लो बेटा, कितना आसान है। अब भी समझ में नहीं आया तो मेरी गलती नहीं है बेटा, अभी समझ में नहीं आया तो मेरी गलती नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ब्रॉन्स्टेड लोरी ने कहा कि जो भी अपने अंदर से H प्लस आयन को त्याग दे, यानी प्रोटॉन डोनेट कर दे, प्रोटॉन डोनर होते हैं, उनको ब्रॉन्स्टेड एसिड कहते हैं। और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, प्रोटॉन को ग्रहण कर ले, H प्लस को ले ले, उनको ब्रॉन्स्टेड बेस कहते हैं। एग्जाम में ऐसे एग्जांपल आते हैं, आपको बस जहां से H प्लस हटा है उसको एसिड बना देना है, जिसके आगे आके जुड़ा है उसको बेस बना देना है। खत्म खत्म खत्म। आ गया समझ में? आ गया समझ में? मैम अब समझ में आ गया। मैंने कहा था एग्जांपल दूंगी, समझ में आ जाएगा। तो तीन कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हमने एसिड बेस के बारे में, सॉल्ट अभी नहीं पढ़ाया, आगे पढ़ेंगे। पहला ऑल्डेस्ट मेथड क्या कहता है, आर्यनिस जी ने क्या कहा था, ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या कहा था। अब आ जाओ अगले पे, अब आता है लेविस जी ने क्या कहा था। लेविस मेथड क्या कहता है, किसके बारे में? एसिड और बेस के बारे में। तो नेक्स्ट लिखो लेविस कॉन्सेप्ट, इंग्लिश में बोलते हैं लेविस कॉन्सेप्ट, हिंदी में बोलते हैं लुईस सिद्धांत। लुईस सिद्धांत क्या कहता है बेटा? लुईस सिद्धांत क्या कहता है, एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं? लुईस एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने क्या कहा, पहले बताती हूँ इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा जो भी सॉल्यूशन, जो भी सब्सटेंस लोन पेयर को एक्सेप्ट करे। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है लोन पेयर क्या होता है। एक्सेप्ट करे वो क्या होता है? वो लुईस एसिड होता है बेटा, वो लेविस एसिड या लुईस अम्ल कहलाता है। बहुत ध्यान से समझना, मैं बताते हैं लोन पेयर क्या होता है। लेविस ने कहा जो भी सब्सटेंस, जो भी पदार्थ लोन पेयर को एक्सेप्ट करे वो लेविस एसिड होता है बेटा। वो क्या होता है? लेविस एसिड होता है, लुईस अम्ल होता है। अब मैम ये लोन पेयर शब्द का मतलब क्या होता है? चलो आपको समझाते हैं, इधर आओ इधर आओ। एक होता है बेटा लोन पेयर, है ना, और एक होता है बेटा बॉन्ड पेयर। एक होता है लोन पेयर, एक होता है बॉन्ड पेयर। इन दोनों का मतलब क्या होता है? चलिए एक ही बात समझाऊंगी, एक बार में समझ में आ जाएगा। बेटा आप जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 होता है ना, 7 पे नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 2 और 5, ऐसे लिखते हैं। हाँ जी मैम, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में, ये कहाँ है? ये नाइट्रोजन की आउटर शेल में है, नाइट्रोजन की सबसे बाहरी कक्षा में है। और आप जानते होंगे, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, आउटर शेल को क्या बोलते हैं? आउटर शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? संयोजी कक्षा कहते हैं। और संयोजी कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ काम आते हैं? बॉन्ड बनाने में काम आते हैं, बंध बनाने में काम आते हैं। अब सुनो बेटा, अब सुनो कैसे। आप NH3 लिखते हैं, अमोनिया लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं सुनिए, एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हैं, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन थे, तीनों ऐसे जुड़ गए, किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। अब मुझे बताओ नाइट्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो केमिकल बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे, वो कितने हैं? 5 है। 5 है। ये वाले इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये इनर शेल में होते हैं, कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। हमेशा ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं बेटा, ठीक है। अब सुनो जरा, नाइट्रोजन में 5 थे, 5 में से एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, एक इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, एक इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। 5 में से 3 तो बॉन्ड बनाने में काम आ गए, कितने बचे? 2। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, जो बॉन्ड नहीं बनाए हैं, जिन्होंने केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कहते हैं बेटा। इन्हें क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 3 जो बॉन्ड बनाने में काम आ गए, इन्हें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं बेटा। ये बॉन्ड पेयर है नाइट्रोजन, ये लो। अब शायद समझ में आ गया होगा आपको लोन पेयर क्या होता है। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में काम नहीं आए, उनको लोन पेयर कहते हैं। जो जुड़े नहीं,
जो बंद नहीं बनाए हैं उनको लोन पेयर कहते हैं बेटा, और जो बॉन्ड बनाने में काम आते हैं उन्हें बंद इलेक्ट्रॉन या बंद इलेक्ट्रॉन जोड़ा कहते हैं बेटा, बंद इलेक्ट्रॉन जोड़ा कहते हैं। ये इसको कहा जाता है बिना बंद वाले, यानी कि इन्होंने बंद नहीं बनाया, इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया। तो ये जो नाइट्रोजन की दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े ना, जिन्होंने बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लिया है, इन्हें लोन पेयर कहते हैं बेटा। आगे बात समझ में। और लुईस जी ने कहा ऐसे सब्सटेंस जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस अम्ल कहलाते हैं, वो लुईस एसिड कहलाते हैं बेटा। आगे मेरी बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया था बेटा, बॉन्ड बनाने में जो काम आए इलेक्ट्रॉन उनको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो बॉन्ड बनाने में नहीं काम आए, जो बच गए, बचे इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बंद बनाने में हिस्सा नहीं लिया, उनको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बस इतनी बात याद रखनी है। और लुईस बेस ने कहा कि लुईस ने कहा क्या कि जो इस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले वो लुईस एसिड है। अब बेटा कोई भी सब्सटेंस होता है वो कब लेता है लोन पेयर? जब उसके पास कमी होगी, जब उसके पास क्या होगी, कमी होगी। इसीलिए लुईस डी ने दूसरा सेंटेंस क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस, क्या लिखा इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंसेस आर नोन एज लुईस एसिड, सब्सटेंसेस आर नोन एज लुईस एसिड, लुईस एसिड। देखिए वे पदार्थ जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनको लुईस अम्ल कहा जाता है। वे पदार्थ जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है लुईस अम्ल कहलाते हैं, कमी रहती है लुईस अम्ल कहलाते हैं। ये लुईस अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट और लिखो, इन्होंने कहा जनरली जो लुईस एसिड होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट और लिख दो, जनरली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लुईस एसिड, ठीक है। लिखिए सामान्यतः लुईस अम्लों पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक आवेश वाले पदार्थ होते हैं। लिखिए सामान्यतः लुईस अम्लों पर धनात्मक आवेश पाए जाते हैं, धनात्मक आवेश पाए जाते हैं। मैं एक बार लास्ट में समझा दूं बेटा, आवेश, एक मिनट बच्चों, हाँ आवेश पाए जाते हैं। ये मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ क्या क्या। लुईस डी ने एसिड बेस के बारे में क्या बताया, पहले एसिड सुनो, बेस बाद में पढ़ाएंगे आपको। लुईस डी ने कहा एसिड वो है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। लोन पेयर क्या होता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ा, दो ऐसे दो इलेक्ट्रॉन जो बेटा किसमें काम नहीं आए, बॉन्ड बनाने में काम नहीं आए, उसको ले लेता है कौन? एसिड। उस एसिड को लुईस एसिड कहते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं। अब कोई भी पदार्थ है वो बेटा इलेक्ट्रॉन कब लेगा? ये लोन पेयर का जोड़ा, ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा कब लेगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यही तो बात बोली है कि जो भी इलेक्ट्रॉन सब डेफिशिएंट सब्सटेंस होते हैं उन्हीं को आप लुईस एसिड कहते हो। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है वही तो लेगा ना इस लोन पेयर को। अगर जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो क्यों लेगा? इसीलिए उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब लुईस एसिड के एग्जांपल लिख लो, उदाहरण लिख लो, जैसे H+ लुईस एसिड है, जैसे Cl+ लुईस एसिड है, जैसे Br+ है ना लुईस एसिड है, जैसे Na+ लुईस एसिड है, जैसे Mg+ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये लुईस एसिड के एग्जांपल होते हैं बेटा। एग्जाम में आता है Cl+ है तो ये लुईस एसिड है या बेस? लुईस एसिड है, पॉजिटिव चार्ज है, साफ साफ लिखा, धनात्मक आवेश होता है वो लुईस एसिड होता है। अब इसका जस्ट उल्टा कर दो, लुईस बेस बन जाएगा बेटा। इसको यहां लेके जाओ, अब यहां लेके जाओ। अब मैम लुईस डी ने बेस के बारे में क्या पढ़ाया, क्या बताया कि लेविस बेस किसको बोलोगे आप लुईस क्षार किसको बोलोगे बेटा? इसका जस्ट उल्टा कर दो, जस्ट उल्टा कर दो, इसका लुईस क्षार बन जाएगा। क्या होते हैं लुईस बेस? साफ साफ सुनो, जो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा था वो लुईस एसिड था। अब जो लोन पेयर को डोनेट करेगा, अरे भाई एक्सेप्ट कोई कब करेगा? जब कोई देगा तभी तो लेगा ना। तो जो एक्सेप्ट करने वाले होंगे वो हमेशा एसिड होंगे और जो डोनेट करने वाले होंगे वो लुईस बेस होंगे। तो लिख दो, जो लोन पेयर डोनर होते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं, जो बिना बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन काम नहीं आए उनको डोनेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो लेविस बेस कहलाते हैं, वो लुईस क्षार कहलाते हैं। ये लो आप लिख सकते हो, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, हिंदी में लोन पेयर को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जोड़ा कहा जाता है, ठीक है। या आप हिंदी में भी इसको कभी आप लोन पेयर लिख लो, लोन पेयर लिखा हुआ था एग्जाम में। जो लोन पेयर को त्यागते हैं लुईस क्षार कहलाते हैं, त्यागते हैं लुईस क्षार कहलाते हैं बेटा, लुईस क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और इनके ऊपर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव, नेगेटिव। तो लिख दो जनरली, लिखिए जनरली नेगेटिव चार्ज present on लुईस बेसिस, on लुईस बेसिस। लुईस क्षार के ऊपर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। हिंदी में लिखिए, लुईस क्षारों के ऊपर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। ये लो बच्चों, जैसे ये सब पॉजिटिव थे, इनका नेगेटिव बना दो, इन सबका नेगेटिव बना दो, जैसे H नेगेटिव, Cl नेगेटिव, जैसे Br नेगेटिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख सकते हो। ये लो बेटा। अब मुझे बताओ कहां पे आपको डाउट है? हाँ F नेगेटिव भी लिख सकते हो बेटा, F नेगेटिव लिख दो, OH नेगेटिव लिख दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर दो। ये अब बताओ किसी को, मैं बेसिक से समझाइए बेटा, इससे बेसिक क्या होगा? इससे बेसिक क्या होगा? और हाँ चलिए, मैंने कहा एसिड बेस के बारे में 4 कॉन्सेप्ट पढ़ने थे, कल की क्लास में पढ़ाया था। ओल्डेस्ट मेथड क्या कहता है? अब मैं फिर से 5 मिनट में रिवाइज करवाती हूं। आर्हेनियस जी ने क्या कहा था? एसिड्स वो है जो पानी में घुलकर H+ आयंस दे दें, जितने H+ आयंस देंगे उस एसिड की उतनी ही बेसिसिटी कहलाएगी। 2 प्रकार के एसिड्स होते हैं जो पानी में कंप्लीट तरीके से घुल जाएं, ज्यादा मात्रा में H+ आयन दें, उनके पीएच का मान कम होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वो प्रबल अम्ल होते हैं। जो पानी में पूरी तरीके से ना घुले, नहीं घुलेंगे तो पूरी तरीके से H+ आयंस नहीं देंगे, कम मात्रा में H+ आयंस देंगे, उनकी पीएच ज्यादा होती है, ज्यादा कितनी 7 से कम होनी चाहिए, 3.5 से ऊपर होनी चाहिए, जैसे ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वीक एसिड होते हैं बेटा। आर्हेनियस कांसेप्ट किस पे लागू नहीं होता? इन 3 गैसेस पे, क्योंकि आर्हेनियस ने कहा एसिड वही है जो H+ आयन दे। बेटा
इनके अंदर H+ आयन नहीं है, फिर भी ये नेचर से एसिडिक है, तो ये आरएनएस कॉन्सेप्ट का क्या हो गया बेटा, उदाहरण हो गया, एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन के उदाहरण हो गए हैं बेटा। अगला आरएनएस जी ने कहा बेस वो है जो पानी के अंदर OH नेगेटिव आयन दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे, उसको बेस कहते हैं। जो जितना ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देगा उसका पीएच जो होगा वो नियर बाय 14 होगा, 14 के आसपास होगा, उन्हें स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, उन्हें प्रबल क्षार कहेंगे। जो कम मात्रा में OH नेगेटिव आयन दे उनकी पीएच 7 से ज्यादा होगी, नियर बाय 7 होगी, 7 नहीं नियर बाय 7, इसको वीक बेस कहेंगे। एग्जांपल्स ये रहे। अगले आए ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी। ब्रॉन्स्टेड ने कहा जो प्रोटॉन डोनर होता है वो एसिड होता है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो जो प्रोटॉन को त्यागता है वो लुईस सॉरी ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड कहलाता है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस कहलाता है। मैंने एग्जांपल देके आपको समझा दिया। जहां से हाइड्रोजन हट रहा है वो ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड कहलाएगा, जहां पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है वो ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाएगा। एग्जांपल देके मैंने समझा दिया। अगला लुईस डी ने कहा जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे वो लुईस एसिड है, वो लुईस अम्ल है। अब लोन पेयर को वही पदार्थ लेता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा बेटा। जैसे H+, Cl+, Br+, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, ये लुईस बेस कहलाते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं। और जो लोन पेयर को डोनेट करता है, लिया कहां से, किसी ने तो दिया होगा, जो तो देने वाले होंगे वो लुईस बेस कहलाएंगे। उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये सारे लुईस बेस, लुईस क्षार के एग्जांपल होते हैं। ये लो बेटा, ये लो बेटा, इतनी बात आपको समझनी है, और यहां पे जाकर आपका एसिड बेस के बारे में कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम एक एक करके सारे एसिड्स पढ़ेंगे, उनके यूजेस क्या है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपसे एग्जाम में पूछता है बैक्टीरिया एसिड क्या होता है, एक्सप्लोजिव एसिड कौन सा होता है, तेजाब कौन सा होता है, ये एक एक करके हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। स्लीपिंग वासु, आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ मैम, फिजिक्स की क्लास कब होगी बेटा? साइंस फिजिक्स की क्लास मंडे को होगी, मैं सर से कंफर्म करके आपको बता दूंगी, सर से कंफर्म करके एक बार बता दूंगी। ठीक है। हाँ जी बच्चों, अब डाउट पूछो जल्दी से। मैं जब ये चैप्टर करवा दूंगी, इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी, डोंट वरी, सब कुछ समझ में आएगा तब। एक एक चीज पढ़ाऊंगी बेटा। जब ये चैप्टर करवा दूंगी ना, 2 क्लास वाली चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको 30-40 क्वेश्चंस, तब आपको पता लगेगा आपकी मैम ने क्या पढ़ाया था, तब आपको समझ में आएगा मैम ने क्या पढ़ाया था बेटा। ठीक है। हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड के बारे में बताइए। काजल बेटा क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड? सुनो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है जिसमें पानी कम हो, एसिड ज्यादा हो, उसे बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट का मतलब होता है एसिड को डाइल्यूट कर दिया, एसिड में पानी मिला दिया, पानी ज्यादा एसिड कम, उसको डाइल्यूट एसिड कहते हैं। ठीक है काजल जी, समझ में आ गया है? ओके, समझ में आ गया है आपको? नहीं आया फिर से बताते हैं। एसिड ज्यादा पानी ना के बराबर, उसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। इस बार एसिड कम पानी ज्यादा, इसे डाइल्यूटेड एसिड कहते हैं। हो गया? ओके बच्चों। हाँ अरे बेटा, तू पहले तो तू अपना नाम सही लिखो। तुम कंफ्यूज हो रही है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। H का मतलब है, देखो H और H+ में डिफरेंस इसलिए लिख के बताया था। H का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन एक है, प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं, जीरो होता है। अब H+ कब बना? जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक ही था, दे दिया तो इलेक्ट्रॉन जीरो हो गया। तो बेटा इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सिर्फ इसके न्यूक्लियस में क्या बचा? प्रोटॉन, तो मैं उसको प्रोटॉन बोलूंगी। अब समझ में आ गया? अब आ गया समझ में? अब आ गया समझ में? लिख के सारी बात समझाई थी, अब मैं ये हटा देती हूँ, पीएनजी में आपको नहीं मिलेगा, ये बातें समझने वाली होती हैं। ठीक है, आज मैं पीएनजी दोनों क्लास के अपलोड करवा देती हूँ बेटा, राइट? अभी दे दूंगी टेक्निकल टीम को, आपको छुट्टी होगी, वो लोग नहीं करेंगे। एक बच्चा बहुत गुस्सा कर रहा है, इतनी रात में कौन पढ़ाता है? अबे कौन सी रात होगी, 7 बजे रात हो जाती है, 7 बजे रात हो जाती है। प्रैक्टिस करवाऊंगी, बिल्कुल करवाऊंगी, ऐसे बेस चैप्टर की। अच्छा नेगेटिव हो तो, अरे तो उल्लू अभी तो पढ़ाया है, नेगेटिव होगा तो उसे क्या कहेंगे? लुईस ने नहीं बताया, ये तो बताया लुईस ने।